Assalamu alaikum viewers. Hi, this is Leslan. I'm Miro. Welcome in class 8th, part 1, subject geography. This is the last lesson of the topic industries of Jammu and Kashmir and Ladakh. Okay, so let's begin. Here we are going to discuss about the industrial sector of Jammu and Kashmir. So as to complete the part 1, we will discuss some of the important basic topics of this chapter. So going through this lecture, I may conclude by saying here the introduction that ये chapter जो था it was not included in the previous book course of the 8th class. Now in 2020 session it was included. So let's begin. These are the basic topics that we are going to discuss in this chapter. Okay. So these topics may be industries. Number two, prominent industries of Jammu and Kashmir and Ladakh. Actually, introduction is first, number two is industries, three is prominent industries of Jammu and Kashmir, including Ladakh, and the next will be industries are also divided on the basis of raw materials. Fifth topic will be handlooms, and sixth topic will be handicrafts. So, all in all, we are going to discuss approximately six topics in today's video lecture. So, let's begin without wasting the time. First of all, we will discuss the introduction कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया. इंडस्ट्रीज का जो बेसिक बैकग्राउंड है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन में, वहां से फैल फैल के फिर पूरी दुनिया में, क्योंकि कॉलोनियलिज्म था, तो फिर ये कश्मीर में भी आ गया. तो इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा, फिर इसने कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया और यहाँ के लोगों को असिस्ट किया और हेल्प किया, तो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो ठीक है. सबसे पहली चीज, जो जम्मू एंड कश्मीर है, अब ये स्टेट नहीं रहा है, ये यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है. एक यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, और जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है वो लद्दाख है. ऐसा कब हुआ? ऐसा 2019 में 5 अगस्त हुआ, जब आर्टिकल एब्रोगेशन हो गया. उससे मतलब ये है कि आर्टिकल जो 370 और 35 ए स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको रिमूव किया गया और इसको पूरी तरह मर्ज किया गया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है. इंडिया ने इसको पूरी तरह अब अपने साथ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जोड़ा. तो यूनियन टेरिटरी जो है, ये अपनी बॉर्डर्स, यानी जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स किस किस स्टेट के साथ है. साउदर्न साइड से इसको पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, यानी जम्मू के आसपास वाले एरिया. और जब हम नॉर्थ की बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसके बॉर्डर्स है, और वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जिसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया कहते हैं. और ईस्ट साइड से चाइना के साथ है. ठीक है. तो इसकी लेटिट्यूडनल जो लोकेशन है वो 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ है, और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. ठीक, ये लेटिट्यूडनल लोकेशन है. अब लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे, वो है 73 डिग्री 26 मिनट्स ईस्ट, और 80 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. ओके, ये थी इसकी लोकेशन, लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. तो अब हम क्लाइमेट की बात करेंगे. जम्मू एंड कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वो डिफरेंट है, एक रीजन से दूसरे रीजन तक वैरी करती है. तो तभी यहाँ पे लिखा है कंसिडरेबली विद इट्स टोपोग्राफी. जम्मू की टोपोग्राफी डिफरेंट है दैट ऑफ कश्मीर, कश्मीर की डिफरेंट है दैट ऑफ लद्दाख, लद्दाख की डिफरेंट है दैट ऑफ अस. सो सेम पार वाले एरिया में, एलओसी के पार जो है, तो कंडीशन जो है वो टोपोग्राफी पे डिपेंड करती है. जब वो टोपोग्राफी ही वेरी करती है तो क्लाइमेट भी वेरी करेगा. सो दैट इज वाई क्लाइमेट में 4 सीजन्स यहाँ देखते हैं हम. ऑब्जर्व करते हैं स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर. इस टाइम जो मैं बात करूंगा, इस वक्त अक्टूबर चल रहा है, तो इस वक्त कश्मीर के अंदर विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑटम जो है चल रहा है.
विंटर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो अभी ऑटम ही चल रहा है, तो लास्ट फेज है, सर्दी बढ़ रही है। अब इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। इंडस्ट्री जो है, ये वर्ड इंडस्ट्री क्या मायने रखता है? इंडस्ट्री एक्चुअली फैक्ट्री जो है, जहाँ पे मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो ये टर्म इंडस्ट्री है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें कंसर्न है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की। So this means that industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods and extraction of minerals, or even we can say that the services provision of services. ये लैटिन वर्ड से एक्चुअली निकला है, कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया। इंडस्ट्रिया का मतलब होता है इंटेलिजेंस या हार्ड वर्क। तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी यही लिखा है, जो वर्ड इंडस्ट्री है ये रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, ठीक है। एक्चुअली शॉर्ट में हम कह सकते हैं मशीन मेड गुड्स, सॉरी। तो कश्मीर के अंदर एक एज ओल्ड ट्रेडिशन रहा है आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्स का। उसमें कारपेट मेकिंग जो है, सिल्क के प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल शॉल्स, वुड कार्विंग या हैंडीक्राफ्ट्स, वो सारा, ये सारा बाय हैंड होता था, हैंडमेड, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती थी। ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इनकॉर्पोरेट हो गई जब हज़रत शाह हमदान अलैहि रहमा यहाँ आ गए। उसने अपने साथ बहुत सारे आर्टिजन्स को लाया और कश्मीरियों को एक तो दीन की तरबियत दी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ब्राह्मण्स, हिंदूज, बाकी सारे रिलीजन के साथ रहने वाले लोग थे। उसके बाद मुस्लिम्स यानी इस्लाम का ये स्टार्ट हो गया दौर। तो उन्होंने फिर ये चीज़ सिखाई, तब से लेकर अभी भी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है। जब एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ, अवलिया इज़ाम का, अवलिया किराम का, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो क्रेडिट जाता है वो शेख शाह हमदान को जाता है रहमतुल्लाह अलैह। तो ये चीज़ इसकी वजह से जब डोगराज का दौर आ गया, उस दौर में इंडस्ट्रीज फ्लोरिश होने लगी क्योंकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था। तो फिर हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। उसमें फिर रूरल एरियाज में जो कारपेट मेकिंग या शॉल मेकिंग का कस्टम आज भी जारी है, उनको हेल्प की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री जो लेदर इंडस्ट्रीज या ऑयल क्रशिंग जो मिल्स होती है, या पोल्ट्री है, कारपेंट्री है, पेपर मेशी है, इवन जो भी एस्पेक्ट है रिलेटेड टू दिस हैंडीक्राफ्ट जो अब मशीन से काम हो सकता है, उसमें विलो विकर जो है उसकी जो बैट बनती है, ठीक है, या सोप मेकिंग एटसेट्रा, ये इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज फिर अ, उस वक्त प्रमोट की गई। सो फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को, तो उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट किया है, जिससे इनकम भी जनरेट हो गई और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। आर्टिजन्स के मामले में, आर्ट एंड क्राफ्ट के मामले में कश्मीरियों का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका कोई शक नहीं है और ना ही कोई जवाब है। बट इसमें भी अब मशीन्स ने आज का दौर कंप्यूटराइज्ड है, अब डिज़ाइन आते हैं कंप्यूटराइज्ड, तो उसका एक इन्फ्लुएंस है। बट फिर भी ये चीफ सेंटर रहा है इंडस्ट्रीज का, उसमें श्रीनगर प्रोमिनेंट है और बाकी सारी लोकेलिटीज़ में भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, उसमें कुलगाम, बिजबिहारा, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट एरियाज है, होता रहता है, अभी भी हो रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर जो है ये इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्रियल सेक्टर लद्दाख में, पर्टिकुलरली पश्मीना जो प्रोडक्शन है, या शॉल मेकिंग, या कारपेट, या ब्लैंकेट्स, उसमें वहाँ पे इसने फ्लोरिश किया और बहुत तरक्की हुई इस हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो ये थे रिलेटेड टॉपिक्स इंडस्ट्रीज की। नेक्स्ट जो है वो है प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज ऑफ जे.एंड.के। कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज फिर डेवलप हुई वो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट मेकिंग, कांगरी मेकिंग, कांगरा आप सबको पता ही होगा, अब विंटर्स आ रहे हैं, पेपर मेशी, पश्मीना शॉल इंडस्ट्री। पेपर मेशी को इंट्रोडक्शन में दूंगा। ये जो रद्दी पेपर होता है या सड़ा हुआ पेपर, उसको पानी में भिगो देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। फिर इस पेपर
को जब ये वेट होता है इसको आटे की तरह गूंदा जाता है, ठीक है। उसके बाद बफ्स बनाया जाता है, लेटर ऑन प्रोड्यूस इसका कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, फिर उसी के कुछ बॉक्सेस या वेस बनाया जाता है या कुछ डेकोरेशन के लिए फ्लावर वेस या इवन के जियोमेट्री बॉक्सेस जो भी है उसके ऊपर फिर कलर चढ़ाया जाता है जो बहुत ब्यूटीफुल होता है, सिल्वर कलर हो, गोल्डन हो, जो भी हो उसके डिजाइन्स चढ़ाए जाते हैं। पश्मीना तो पता ही है, ये शॉल है, सबसे महंगा शॉल है। और सिल्वर वेयर, ठीक है, और इमिटेशन ज्वेलरी ये भी यहाँ पे होता था। सिल्क इंडस्ट्री ये तो मशहूर ही है। अब हम देखेंगे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कश्मीर में अब स्टार्ट हुआ, इन्हीं हैंडीक्राफ्ट्स को या कारपेट मेकिंग को, शॉल मेकिंग को या बाकी सारी चीज़ों को अब देखा गया किस एंगल से, अ, जो मार्केट वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है इन चीज़ों का, उस एंगल से कि इनका प्रोड्यूस किस तरह हम इंक्रीज करें थ्रू मशीन्स, और ताकि जो मार्केट की डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। तो उस बेस पे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है थर्ड, इंडस्ट्रीज आर आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उसमें टिम्बर प्रोड्यूस होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स जमीन से निकलते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री ये सर्विस सेक्टर में आती है, जैसे कि हम पिकनिक से जाते हैं उन डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट भी आते हैं, ये टूरिस्ट इंडस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हैंडलूम्स। तो हैंडलूम्स जो है आपको पता ही है कश्मीर के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा ये थी, प्रेवेलेंट थी, या हमारी माएँ जो आज से कबल 20-30 साल वो घरों में वो चरखा चलाती थी, ठीक है। वो अभी भी फार फ्लंग एरियाज में है बट श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, अब तो नहीं है। अब इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज आती है हैंडलूम के अंदर उनको डेवलप किया गया, उनका एक वाइटल रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और इनकम भी जनरेट होती है। थर्ड चीज जो जनरेट होती है स्टेट के लिए वो है प्रॉफिट। तो उसमें जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन इसका होता है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 0.38 लाख व्यूवर्स जो कश्मीर के थे, यानी 38,000 व्यूवर्स। अब ये यूनियन टेरिटरी है, अब तो कहेंगे यूनियन टेरिटरी यूटी, तो वो एंगेज थे इस हैंडलूम इंडस्ट्री के साथ, बट इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। इसमें कोई हायरार्की नहीं थी, एक प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता था, ये अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये काम हो रहा था, ये एंगेज थे इस सेक्टर के साथ। तो इसको फिर ऑर्गेनाइज किया गया। तो हैंडलूम जो गुड्स है जो प्रोड्यूस फिर निकलता है इस हैंडलूम इंडस्ट्री से, उसमें प्रोमिनेंटली जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ब्लैंकेट्स आती है, ट्वीड जो हम कश्मीर में पोट इस लागान से इस फेरन वो बनता था। तो रफल शॉल यानी खादी, पश्मीना और सिल्क, तो ये जो है इसकी ग्रेट डिमांड बढ़ गई नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो जब ये देखा गया इन चीज़ों की डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गई मार्केट्स के अंदर, तो हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, इसको डेवलप किया गया। कहाँ कहाँ पे जहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस आता था हैंडलूम इंडस्ट्रीज का, उन एरियाज को पहले देखा गया, रिकॉग्नाइज किया गया। उनमें रीजन्स लाइक किश्तवाड़ आता है, भदरवाह आता है, दोड़ा, पडर और बिलावर, इन एरियाज को फिर देखा गया यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री का स्कोप बढ़िया है, तो इनको फिर प्रमोट किया गया ताकि ये जो डिमांड है इसको फुलफिल किया जाए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा अवेलेबल आसपास के लोगों को इन डिस्ट्रिक्ट्स में, पैसा भी आएगा, प्रॉफिट भी अच्छे कमाएंगे, प्लस डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। तो ये जो हैंडलूम इंडस्ट्री है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसके जो है अप्रोच बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स में अभी हमने ऊपर कहा था कर्लिन सर्जी यानी कारपेट मेकिंग या पेपर मेशी एम्ब्रॉयडरी, ये वही वाला काम है।
एक्चुअली इसका ओरिजिन एंशंट और मिडिवल टाइम्स में मिलता है। एंशंट टाइम्स जो कश्मीर का दौर रहा है या मिडिवल टाइम्स का दौर, उसमें इन हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत तकवीत दी हमारे बादशाह ने। वो बादशाह रहा है इस कश्मीर का जिसका असली नाम ज़ैनुल आबिदीन है, और उसका मकबरा भी श्रीनगर डाउनटाउन के अंदर अभी भी है। तो ये बहुत इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। एक ग्रेट रूलर था, इसने 50 इयर्स तक रूल किया। इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है कश्मीर को अपलिफ्ट करने में, चाहे यहाँ का लिटरेचर हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, कुछ भी हो। तो उसमें जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो यहाँ से होते थे, प्रोड्यूस जो होते थे, उसने वर्ल्ड वाइड अटेंशन या फेम हम हासिल किए तब उस दौर में। तो उससे क्या हुआ, अट्रैक्टिव जो डिजाइन यहाँ से प्रोड्यूस होते थे, उस चीज ने यहाँ को हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत फिर ध्यान देने के लिए जो गवर्नमेंट उस वक्त थी, या हम कह सकते हैं ज़ैनुल आबिदीन का जो दौर था, उसको दबाव डाला कि नहीं, गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, हमें इस पे जोर देना चाहिए, ताकि हैंडलूम इंडस्ट्री जो है और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ये डेवलप करे और हमारा ट्रेड एक्सटेंड हो जाए फॉर फॉर कंट्रीज तक। तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी बरकरार रखनी ज़रूरी है। क्राफ्ट्समैन की स्किल्स, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इस शोबे से वाबस्ता, तो उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई कि ये फिर उस वक्त प्रमोट किया गया। फिर ये हैंडीक्राफ्ट जो है ये की इकोनॉमिक एक्टिविटी रही कश्मीर में तब से, और ये अभी भी जिंदा है। तो प्रोडक्ट्स कालीन बनते हैं, पेपर मेशी, एम्ब्रॉयडरी, बाकी चीज तिल विल छ लागान। That is what I say in Kashmiri. I use the terminology because it belongs to us and we belong to it, and still we belong to this cultural tradition. We can work at this काम छ वनान, चाहे सो कांगर बनावन आसे, फुट क्रंजिल, या उसके जो कुर्सियां बनती है या कुछ और। तो ये चीज़ें जो है ये एसोसिएट है हैंडीक्राफ्ट के साथ, या लेदर जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। या वुड कार्विंग की बात करें तो डून हच कम यथ वॉलनट वुड, उसके जो फर्नीचर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उस पे एक तो वो लकड़ी भी कीमती है, प्लस उस पे जो कार्विंग की होती है, फिर वो क्या शाइन देती है, वो बढ़िया है, देखने के काबिल है। किस एरिया में इस हैंडीक्राफ्ट प्रमोट किया गया, एक है लद्दाख, उसमें तिब्बतियन रग्स और पश्मीना शॉल्स को देखा गया कि इनको इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। कश्मीर के अंदर नंदा, नंदा आप सबको पता होगा, ये भेड़ के वूल से बनता है। ठीक है, ये इंफीरियर क्वालिटी का वूल होता है, बट इससे भी बनता है गबा, गब छ वनान अस। ये ओल्ड वूल आसान, ये चादर हिश पत तैयार यिवान करन, पत अथ पेट काम यिवान करन। ठीक है, ये दो किस्म है, ये जो नंदा होता है इस पे कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं डिजाइन देने के लिए, और इस पे काम किया भी जा सकता है। गबा जो है, कंसंट्रेटेड एरियाज जो थे इसकी प्रोडक्शन में, वो था अनंतनाग, रहनावारी एरिया श्रीनगर का, और बारामूला। ये 3 एरियाज फिर हैंडीक्राफ्ट्स में प्रमोट हुए और अपलिफ्ट किया गया इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये यहाँ तक थे ये 6 टॉपिक्स जो हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया, हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो कारपेट मेकिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंटर्स इन श्रीनगर, और एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता था, और कांगर कैसे बनाए जाए, कहाँ कहाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।